हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। देखिए, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से संबंधित दो वीडियो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था आंग्ल गोरखा युद्ध के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि किस प्रकार से उत्तराखंड से गोरखों की सत्ता का अंत होता है और किस प्रकार से उत्तराखंड में अंग्रेजी सत्ता प्रारंभ होती है। और दूसरी वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था जो ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर हुए थे ई गार्डनर, और उनके साथ जो दूसरे कमिश्नर हुए थे ट्रेल के बारे में। तो इतना सारा अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास हमारा काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। हमने शुरू किया था उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल से, और हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के आधुनिक काल में। तो काफ़ी हमारा उत्तराखंड का कोर्स जो इतिहास है काफ़ी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, उत्तराखंड के जो ब्रिटिश शासन है उसमें जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज गोबान के बारे में, जॉर्ज गोबान के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे लूसी गंटन के बारे में। देखिए, जो उत्तराखंड में जो वर्तमान का परीक्षा पैटर्न है काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी चीज़ें डीप पूछ रहा है, तो इसलिए हमको डीपली ही इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उसको चलिए हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मोस्ले स्मिथ से। ये मोस्ले स्मिथ कौन था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कार्यवाही कमिश्नर रहेगा मोस्ले स्मिथ। दिसंबर 1835 से लेकर अप्रैल 6 अप्रैल 1836 तक इसका कार्यकाल रहेगा। अब देखिए, समझ के चलते हैं कि कार्यवाहक कमिश्नर यह कैसे रहेगा। देखिए, 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि रिटायर हो गए। उसके पश्चात कुछ समय तक मोस्ले स्मिथ ने कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला। देखिए, जिस समय क्या होता है, 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल जब रिटायर हो जाते हैं उस समय नया कमिश्नर नहीं मिलता है यहाँ के लिए। तो अब देखिए, नया कमिश्नर नहीं मिल रहा है, अब किसी को तो यहाँ का प्रशासन संभालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए एक कार्यवाहक कमिश्नर की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है, उसका नाम है मोस्ले स्मिथ। अब देखिए, किसी ना किसी को तो कार्यभार सौंपा ही जाएगा ना। तो मोस्ले स्मिथ को यहाँ पर कार्यवाहक कमिश्नर बनाकर यहाँ भेज दिया प्रशासन को संभालने के लिए। तो मोस्ले स्मिथ से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कार्यवाहक कमिश्नर कौन रहा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोस्ले स्मिथ। यही इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये याद रखना है ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कार्यवाहक कमिश्नर कौन रहेगा, वो रहेगा मोस्ले स्मिथ। चलिए ठीक है। और किसके, और क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि मोस्ले स्मिथ किसके बाद कार्यवाहक कमिश्नर बना था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रेल के बाद। फिर देखिए क्या होता है, कर्नल जॉर्ज गोबान। उसके बाद कब, जैसे मोस्ले स्मिथ यहाँ पर कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहा था, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाती है और मोस्ले स्मिथ का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि जो उसका कार्यवाहक कमिश्नर का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो जाएगा जॉर्ज गोबान के आने से। तो देखिए, इसको कहीं कहीं किताब में गोयन भी लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, गोयन हो गोबान हो बात एक ही है। देखिए, सन 1836 से लेकर सन 1838 तक इसका कार्यकाल रहेगा। बहुत छोटा कार्यकाल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इसके पास इतना अनुभव नहीं था शासन प्रशासन संभालने का। इसके बारे में भी आपको और बताऊंगा कि इसका शासन काल जो है वो कम क्यों रहा था। चलिए पहले इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, गोबान ब्रिटिश कुमाऊं के तीसरे कमिश्नर हुए। पहले कमिश्नर कौन थे, ई गार्डनर, पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। और दूसरे कौन थे, ट्रेल, इनके बारे में भी आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं। और तीसरे कमिश्नर कौन हो जाएंगे, जॉर्ज गोबान। मोस्ले स्मिथ को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यह एक कार्यवाहक कमिश्नर रहा था। तो देखिए, जॉर्ज गोबान जो रहेगा वह ब्रिटिश कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर रहेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, जॉर्ज गोबान के बारे में कुछ और जानते हैं, इसने क्या कार्य किए थे। देखिए, 1836 में गोबान ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, या हम लोग कह सकते हैं कि 1836 में गोबान ने दास प्रथा को आपराधिक श्रेणी में डाल दिया था। अब देखिए, यहाँ से आपको एक चीज ये समझनी है कि अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर आप ये पढ़ेंगे 1843 में लॉर्ड एलन, जो कि उसमें भारत का गवर्नर जनरल था, भारत की बात कर रहा हूं मैं। 1843 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के समय क्या होता है, भारत से दास प्रथा का अंत हो जाता है। ध्यान रखेंगे, 1843 में लॉर्ड एलन के समय भारत से दास प्रथा का अंत हो गया था। लेकिन यहाँ देखिए, उत्तराखंड से कब हो रहा है, 1836 में। अब आप लोग ये कहेंगे, अगर 1843 में भारत से अगर लॉर्ड एलन ने दास प्रथा का अंत किया था तो 1836 में गोबान ने कैसे कर दिया। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, 1833 में क्या हुआ था, 1833 अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा 1833 का ब्रिटिश चार्टर एक्ट। तो 1833 के ब्रिटिश चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार ये बात रखी गई थी कि
कि भारत से दास प्रथा खत्म कर दी जाएगी। मतलब 1833 में जो ब्रिटिश चार्टर एक्ट पारित हुआ था उसमें पहली बार ये बात रखी जा रही है कि भारत से दास प्रथा का अंत होना चाहिए। अब देखिए एक शुरुआत हो रही है। अब अगर कोई भी कानून बनता है तो उसको तत्काल तो लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि जब कानून बनता है उसका विश्लेषण होता है, उसकी जांच होती है, तो हर एक चीज़ उसमें अपनाई जाती है। तो 1833 में जब ब्रिटिश चार्टर एक्ट पारित हुआ था तो उसमें ये बात कही गई थी कि भारत से दास प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। तो धीरे धीरे ये कार्य प्रभाव में आने लगा। अब देखिए क्या हो गया, 1836 में गोबान ने सर्वप्रथम क्या किया था, इसको यहाँ पर उत्तराखंड पर लागू किया था। ये एक बहुत ही छोटे स्तर पर था उत्तराखंड में। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं गोरखा काल, तो गोरखा काल में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो मनुष्य था उसके साथ जो यहाँ के लोग थे, उत्तराखंड के कुमाऊं के, गढ़वाल के, उनके साथ गोरखों ने कैसा व्यवहार किया, पशुओं वाला व्यवहार किया यहाँ पर के लोगों के साथ। यहाँ के जो दासों के साथ व्यवहार किया वो बहुत ही क्रूरतम व्यवहार किया उन लोगों ने। तो यहाँ की जो स्थिति थी, जो दासों की, उत्तराखंड के दासों की जो स्थिति थी गोरखा काल से काफ़ी बिगड़ चुकी थी। तो देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, गोबान यहाँ पर आते हैं, उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी और 1833 में क्या हुआ था, एक चार्टर एक्ट पारित हुआ ही था। तो गोबान ने इसको छोटे स्तर से लागू किया था 1836 में, इसको आपराधिक श्रेणी में डाल दिया था। लेकिन अगर हम लोग संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो आपको याद रखना है, संपूर्ण भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने संपूर्ण भारत से इसको खत्म किया था। अगर हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड से तो देखिए 1836 में गोबान ने इसकी शुरुआत कर दी थी, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं गोबान ने इसको आपराधिक श्रेणी में डाल दिया था या फिर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अगर देखिए यहाँ पर से दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि दास प्रथा को भारत से किसने खत्म किया था, किस गवर्नर जनरल ने खत्म किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो ने। अगर आपके सामने क्वेश्चन ये बनता है कि दास प्रथा को उत्तराखंड से किसने समाप्त किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, किस कमिश्नर ने समाप्त किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1836 में गोबान ने उत्तराखंड से, या फिर हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश कुमाऊं से, क्योंकि उसमें उत्तराखंड तो नाम अस्तित्व में था नहीं, ब्रिटिश कुमाऊं ही बोला जाता था उसमें। अंग्रेजों के काल में जो उत्तराखंड का क्षेत्र रहेगा इसको ब्रिटिश कुमाऊं बोला जाएगा। तो 1836 में गोबान ने ब्रिटिश कुमाऊं से दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, या फिर हम लोग कह सकते हैं दास प्रथा को आपराधिक श्रेणी में डाल दिया। तो ये क्वेश्चन, दो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से इनको याद करना है। 1843 डेट अलग रहेगी और 1836 डेट अलग रहेगी। 1836 में जैसे कि 1833 में जो ब्रिटिश चार्टर एक्ट पारित हुआ था उसके ही तहत ये कार्रवाई की गई थी। और उसके साथ ही देखिए गोबान ने क्या किया था, यहाँ पर बाल विक्रय प्रथा जो चल रही थी उस पर रोक लगाई थी इसने। और दूसरा क्या किया था, महिला विक्रय को भी इसने अपराध घोषित कर दिया था। तो इन जो कार्य रहे थे इसके भी कुछ कार्य अच्छे रहे थे। अब देखिए इसको ये भी कहा गया काफ़ी अनुभवहीन रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए इसके समय सदर अमीन का पद सर्जित किया गया। कब किया गया, 1837 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है। फिर देखिए गोबान के समय 1837 में अल्मोड़ा में थाने की स्थापना की गई। 2019 कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में कोई एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्मोड़ा, क्वेश्चन ये बना था कि अल्मोड़ा में थाने की स्थापना कब की गई। ऑप्शन थे 1836, 1837, 1838, 1839। उत्तर सही क्या था, 1837 में। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखी गई है। तो गोबान के समय 1837 में अल्मोड़ा में थाने की स्थापना की गई थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए गोरखों की न्याय की दिव्य प्रथा का अंत। देखिए जब मैं आपको गोरखा काल पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ से गोरखों की न्याय प्रणाली जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ से उनकी जो दिव्य जो उनकी प्रणाली थी, न्याय की प्रणाली थी, जैसे कढ़ाई दीप प्रथा थी और कुछ बहुत सारी जो मैंने प्रथाएं वहाँ बताई थी, कढ़ाई दीप प्रथा है, गोरा दीप प्रथा है, कुछ इस प्रकार की मैंने आपको 5-6 वहाँ पर ये दिव्य प्रथा जो बताई थी वहाँ पर। तो काफ़ी अन्यायपूर्ण, वो क्रूरतापूर्ण हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि खौलते तेल में हाथ डाल देना, मतलब अजीब ऊट पटांग टाइप की जो वो प्रथाएं गोरखों ने चला रखी थी। तो उन्हीं दिव्य जो प्रथा थी उनका अंत किया था गोबान ने। कब किया था, 1836 ईस्वी में। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि गोरखों की न्याय की दिव्य प्रथा का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गोबान ने। कब किया, 1836 ईस्वी में। चलिए ठीक है। फिर देखिए गोबान के कार्यकाल के दौरान इसकी अत्यधिक शिकायतें जनता द्वारा ब्रिटिश सरकार को भेजी गई, जिसकी जांच के लिए बर्ड को कुमाऊं भेजा गया। देखिए इसके शासनकाल के छोटा होने का एक कारण ये भी है कि देखिए मैंने आपको बताया कि गोबान को ज़्यादा अनुभव नहीं था शासन प्रशासन का, इस कारण से इसकी काफ़ी शिकायतें ब्रिटिश सरकार को भेजी गई, जिसकी जाँच के लिए एक बर्ड नामक अधिकारी था। इसका अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका पूरा नाम रहेगा रॉबर्ट मार्टिन बर्ड
इसका पूरा नाम रहेगा। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे कि गोबान की शिकायतें चली गई हैं ब्रिटिश सरकार के पास, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रॉबर्ट मार्टिन बर्ड नामक एक अधिकारी को भेजा यहाँ पर इसकी जांच के लिए, कि जो शिकायतें यहाँ पर आ रही थी उसकी जांच के लिए। अब देखिए मार्टिन बर्ड यहाँ पर आया है, ये किस चीज़ की जाँच करेगा, ये इसी चीज़ की जाँच करेगा कि जो लगान संबंधी जाँच करेगा, जो प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य हैं उनकी जाँच करेगा, न्याय संबंधी जाँच करेगा। तो जब ये जाँच करने आया तो इसकी जाँच में काफ़ी अनियमितताएँ यहाँ पर पाई गई थी। किसके काल में, गोबान के काल में। अब देखिए जब अनियमितताएं पाई गई हैं तो क्या किया गया, गोबान को वापस बुला लिया गया। चलिए ठीक है, गोबान का हो गया है चैप्टर क्लोज। अब देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे, ट्रेल ने अपने समय में, हम लोग बात करें ट्रेल की, इससे पिछला जो कमिश्नर था ट्रेल, ट्रेल ने क्या किया था, अपने समय में गौवध की अनुमति दी थी। किसने, ट्रेल ने अपने समय में गौवध की अनुमति दी थी, लेकिन गोबान ने इसका विरोध किया था। चलिए ठीक है, ये बात रही थी गोबान की। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इसको वापस बुला लिया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर भेजा जॉर्ज टॉमस लूसी गंटन को अगला कमिश्नर बना के। कब भेजा, 30 नवंबर 1838 में, और कब तक रहेगा, 25 अक्टूबर 1848 तक ये यहाँ पर कमिश्नर बनकर रहेगा। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में यह यहाँ कार्य करेगा। कौन, जॉर्ज टॉमस लूसी गंटन। चलिए ठीक है, देखिए लूसी गंटन ब्रिटिश कुमाऊं का चौथा कमिश्नर रहेगा। पहला कौन था, ई गार्डनर, दूसरा कौन था, ट्रेल, तीसरा कौन है, ट्रेल के बाद एक कार्यवाही कमिश्नर बना था वो कौन रहेगा, मोस्ले स्मिथ। तीसरा कमिश्नर कौन बना था, वो बना था गोबान, और चौथा कौन बनेगा, वो बनेगा लूसी गंटन। चलिए ठीक है, ऐसे ही दोस्तों मैं आपको याद करवा दूंगा, आप बिल्कुल ही फिक्र मत कीजिए। फिर देखिए 1843 में क्या होता है, लूसी गंटन के समय नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ होता है। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान से सुननी है, कुछ आज आपको नया बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। चलिए ठीक है, वो बातें क्या हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये है कि 1843 में लूसी गंटन के समय नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन बनेगा किस कमिश्नर के समय नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लूसी गंटन के समय। और देखिए लूसी गंटन के समय ही 1841 में नैनीताल की खोज होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं नैनीताल झील की खोज की जाती है। किसके द्वारा, पी बैरन के द्वारा। किसके द्वारा, पी बैरन के द्वारा 1841 में नैनीताल झील, या फिर हम लोग कह सकते हैं नैनीताल की खोज की गई थी। कब की गई, 1841, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। देखिए यहाँ से एक बात और आपको समझनी है, कुछ क्वेश्चन आपको नए दे रहा हूँ, हो सकता है आज से आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1841 में जैसे कि पी बैरन ने, इसका पूरा नाम है पीटर बैरन। देखिए पीटर बैरन ने क्या किया, 1841 में नैनीताल की खोज कर दी। अब ये सबसे पहली बात तो ये आया कहाँ से था, ये आया था शाहजहांपुर से, इसको भी नोट करेंगे, शाहजहांपुर से यह आया था। क्वेश्चन बनता है पी बैरन कहाँ से आया था, तो आपको तो क्या हो जाएगा, शाहजहांपुर से आया था। चलिए ठीक है, अब देखिए जब इसने खोज करी थी 1841 ईस्वी में, इसने देखिए फिर इसने क्या किया, 1842 की मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, 1842 में इसने क्या किया था, कलकत्ता से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था इंग्लिश, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसको नोट करेंगे, इंग्लिश मैन। कलकत्ता से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था इंग्लिश मैन। तो इसने क्या किया था, इस ही समाचार पत्र में सर्वप्रथम नैनीताल का जिक्र किया था, या हम लोग कह सकते हैं कि पी बैरन ने 1841 ईस्वी में नैनीताल या फिर नैनीताल झील की खोज की थी, और 1842 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले इंग्लिश मैन नामक समाचार पत्र में इसका सर्वप्रथम जिक्र किया और इसको दुनिया के सामने रखा। चलिए ठीक है, अब यहाँ से एक बात आपको और देखनी है, जब इसने इंग्लिश मैन नामक समाचार पत्र में, और देखिए इसने एक अपना लेख लिखा था, अपना एक लेख क्या लिखा, उस लेख में इसने क्या लिखा था, लेख तो छोड़िए क्या लिखा, लेकिन उस लेख में इसने ये बात लिखी थी कि बैरन ने अपने लेख में ये बात लिखी थी कि नैनीताल की खोज, मतलब नैनीताल की खोज मेरे द्वारा करने से पहले भी ट्रेल को इस नैनीताल नामक जगह के बारे में पहले से पता था। ये इसने किसने कहा था, पी बैरन ने कहा है अपने लेख में कि ट्रेल को भी नैनीताल के बारे में पता था, नैनीताल झील के बारे में पता था, ट्रेल भी जानता था कि ऐसी ऐसी जगह कहाँ पर, जो नैनीताल नामक जगह है वो इस जगह पर स्थित है, लेकिन ट्रेल ने मतलब ट्रेल ने जानता था कि कोई ऐसी जगह है करके, लेकिन ट्रेल ने उसको उजागर नहीं किया था। ऐसी बात कौन बोलता है, ऐसी बात बोलता है पी बैरन, अपने ही लेखों में ये अपनी बात, मतलब अपने ही लेखों में ये ऐसी बात बोलता है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों ये जिक्र मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ कि ट्रेल को भी नैनीताल झील के बारे में पता था,
ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही के एक समाचार पत्र में, किसी समाचार पत्र में एक ऐसी टॉपिक छिड़ा था कि ऐसा मान लिया जाए कि नैनीताल की खोज बैरन ने नहीं की थी, ट्रेल ने की थी, क्योंकि ट्रेल को भी इसके बारे में पता था। देखिए यहाँ पर से कंडीशन मैं आपको देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि नैनीताल की खोज कौन करेगा, पी बैरन ही करेगा। अगर एग्जाम में पी बैरन आ रहा है तो आपको पी बैरन ही यहाँ पर आपको आंसर टिक करना है 1841 ईस्वी में। अगर देखिए उत्तराखंड आयोग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड आयोग है, यहाँ सेकंडों में ही यहाँ पर आंसर चेंज हो जाते हैं। अगर ऑप्शन में पी बैरन नहीं है और ऑप्शन में ट्रेल है तो आप देखिए ट्रेल लगाना। अगर पी बैरन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पी बैरन नहीं है। ऑप्शन में पी बैरन है ही नहीं, बाई चांस वाली बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप ट्रेल लगा आना। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन हो, आपसे क्वेश्चन ये बने कि नैनीताल या फिर नैनीताल झील की खोज किसने की, ऑप्शन आपके सामने ऐसे आते हैं ट्रेल, लूसी गंटन, या फिर आपके सामने आता है गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ आप इनमें से कोई नहीं लगाना। लेकिन आपके सामने अगर ऑप्शन ऐसे आते हैं ट्रेल, लूसी गंटन, मोस्ले स्मिथ, या फिर आ जाएगा गार्डनर, तो वहाँ पर आप ट्रेल लगाना। क्या दिक्कत आ रही है अगर पी बैरन अगर ऑप्शन में आपको मिलता ही नहीं है। तो ये देखिए उत्तराखंड में ऐसा है, प्रश्न बदलना कोई मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आयोग ऐसे ऑप्शन काफ़ी बदलते रहता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुख्यतः आपको ध्यान यही रखना है, अगर पी बैरन अगर किसी भी कंडीशन में ऑप्शन में आता है तो आपको पी बैरन ही आंसर टिक करना है। चलिए ठीक है, जहाँ तक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से 1841 में पी बैरन ने क्या किया, नैनीताल की खोज की, नैनीताल झील की खोज की। और सर्वप्रथम कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र इंग्लिश मैन में 1842 ईस्वी में सर्वप्रथम इसने दुनिया के सामने रखा और दुनिया को बताया कि ऐसी ऐसी जगह यहाँ पर स्थित है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से एक बात आपको और नोट करनी है। जो पीटर बैरन रहेगा वो पिलग्रिम नाम से पिल पिलग्रिम पिलग्रिम नाम से अपने लेख लिखता था। सुदर्शन सुदर्शन साहब मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि सुदर्शन साहब सूरत कवि के नाम से अपने लेख लिखा करता था। सुदर्शन साहब वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसी प्रकार से जो पी बैरन रहेगा वो पिलग्रिम नाम से अपने लेख लिखता था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पिलग्रिम नाम से अपने लेख कौन लिखा करता था, तो आपको उधर क्या हो जाएगा, पी बैरन। चलिए ठीक है, तो ये होगी हमारे नैनीताल की बात। और बाकी तो दोस्तों जब हमारा नैनीताल जिला आएगा तो उसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये तो बात रही थी अगर लूसी गंटन के समय में नैनीताल की खोज हो रही है तो लूसी गंटन के समय हमको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि सर्वप्रथम किस अखबार में इस बात का जिक्र किया था, पीटर बैरन ने। तो इंग्लिश मैन आपको याद रखना है, कलकत्ता से 1842 में। खोज कब करेगा, 1841 में, पी बैरन। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए लूसी गंटन के काल में और क्या होता है, 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ। देखिए अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं ब्रिटिश कुमाऊं में कुमाऊं कमिश्नर तो हैं। कुमाऊं कमिश्नर पहला कौन था, पहला था ई गार्डनर। दूसरा कमिश्नर कौन बनता है, ट्रेल बनता है। तीसरा कौन बना, तीसरा बना गोबान। चौथा कौन बना हुआ है, लूसी गंटन। लेकिन अभी तक कुमाऊं कमिश्नरी का गठन नहीं हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर तो है लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी का गठन अभी तक नहीं हुआ है। एक इसमें कुमाऊं एकदम जनपद के रूप में इसमें सामने है। कुमाऊं जो है इस समय जनपद के रूप में है, लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी का अभी तक गठन नहीं हुआ है। कमिश्नरी मतलब मंडल, इसको हिंदी में मंडल ही बोलेंगे। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन नहीं हुआ है। तो 1839 में क्या हुआ, और एक बात और, 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन नहीं हुआ है। और ये किसके अंतर्गत थी अभी तक, 1838 तक, 1815 से लेकर 1838 तक कुमाऊं कमिश्नरी किसके अंतर्गत थी, बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत। चलिए ये बात अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले पूरा लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। देखिए 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ तथा 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी को एक स्वतंत्र कमिश्नरी बनाया गया तथा गढ़वाल व कुमाऊं नामक दो जिलों को यहाँ पर बनाया गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं गढ़वाल व कुमाऊं नामक दो जिलों का यहाँ पर गठन किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, अल्मोड़ा में। देखिए 1815 जब यहाँ पर अंग्रेज आते हैं तो यहाँ पर जो कुमाऊं है उसको एक जनपद के रूप में ये लोग सामने लाते हैं। और यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर जो हैं आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ई गार्डनर आया था 1815 में, ट्रेल आया था, गोबान आ गया, लूसी गंटन आ गया। तो लूसी गंटन के ही काल में क्या होता है 18, और देखिए कुमाऊं कमिश्नर जो इसमें कुमाऊं जनपद है वो एकदम स्वतंत्र भी नहीं है, वो किसके अंतर्गत है, बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अंतर्गत है। लेकिन 1839 में क्या हो रहा है, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हो गया। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ और कुमाऊं कमिश्नरी को एक स्वतंत्र कमिश्नरी बना दिया गया। अब यह किसी के अंतर्गत नहीं आएगा, यह स्वतंत्र बना दिया गया 1839 में। और दो जिलों का यहाँ पर गठन किया गया, कौन कौन से, गढ़वाल और कुमाऊं नामक दो जिलों का गठन किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, मुख्यालय रखा गया अल्मोड़ा। मुख्यालय तो देखिए 1815 से अल्मोड़ा ही चलता हुआ आ रहा है।
मुख्यालय अल्मोड़ा से ही, अल्मोड़ा 1815 से अल्मोड़ा में ही है और अभी भी अल्मोड़ा में ही रहेगा। कब तक अल्मोड़ा में रहेगा? ये रहेगा 1853 तक। 1853 तक जो ब्रिटिश कुमाऊं का जो मुख्यालय है वो कहाँ रहेगा? वो रहेगा अल्मोड़ा में। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, 1854 में क्या होता है? 1854 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल ले जाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस समय कुमाऊं कमिश्नरी बनी थी उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? अल्मोड़ा में। और कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब ले गया, मतलब कब ले जाया गया? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 1854 ईस्वी में। चलिए ठीक है, अब देखिए कुछ बातें और जान लीजिए। देखिए, इस समय क्या है ना, पूरा जो उत्तराखंड है, जब हम लोग बात कर रहे हैं 1839 की, इस समय पूरा का पूरा उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत है। अभी कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं कमिश्नरी बनी है। अभी गढ़वाल कमिश्नरी नहीं बनी है। गढ़वाल कमिश्नरी तो बहुत बाद में बनेगी, ये स्वतंत्रता के बाद बनेगी। कब बनेगी? 1969 में। चलिए बता देता हूँ, 1969 में। 1969 में क्या होता है? गढ़वाल कमिश्नरी बनती है और इस प्रकार से कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन होगा 1969 में। ये तो बहुत बात की बात रहेगी, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं जो अभी चल रहा है। देखिए, 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ और 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को एक स्वतंत्र कमिश्नरी बनाया गया और गढ़वाल व कुमाऊं नामक 2 जिलों का यहाँ पर गठन कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। गढ़वाल नामक जिले का गठन कब हुआ? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 1839 में। और कुमाऊं नामक जिले का गठन कब हुआ था? ये भी 1839 में हुआ था। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें जिस प्रकार से यहाँ पर जिलों का गठन हो रहा है, मुख्यालय चेंज हो रहे हैं, तो एक सीक्वेंस वाइज ये चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में दूंगा। फिलहाल अभी इस कमिश्नर के कार्यकाल में, लूसी गंटन के कार्यकाल में ये घटना हुई है, तो यहाँ पर इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। फिर देखिए, 1842 में क्या होता है? एक तराई जिले का गठन किया जाता है और इसे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया। देखिए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनेगा कि तराई जिले का गठन कब हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1842 ईस्वी में तराई जिले का गठन होता है और इसको किस में शामिल किया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुमाऊं कमिश्नरी में। तो देखिए, जिस समय 1842 में तराई जिले का गठन हुआ, इस समय गढ़वाल व कुमाऊं तो जो 2 जिले तो पहले से ही हैं, किसमें? कुमाऊं कमिश्नरी में। और यहाँ पर एक जिला और मिला दिया गया है, कौन सा? तराई जिला। इस प्रकार से इस समय 1842 में, इस समय 1842 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी में 3 जिले हो गए हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा गढ़वाल, एक हो जाएगा कुमाऊं और एक हो गया तराई जिला। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से क्या होता है, लूसी गंटन को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, लूसी गंटन की एक शिकायत रहती है। वो शिकायत क्या रहती है? अब जैसे कि कुमाऊं कमिश्नरी में 3 जिले हो गए हैं, लूसी गंटन ने ब्रिटिश सरकार से ये कहा कि इन 3 जिलों का प्रशासन मैं अकेले कैसे संभालूं? मैं अकेला एक कमिश्नर हूं और इन 3 जिलों का प्रशासन मैं अकेले नहीं संभाल सकता हूं। तो ये शिकायत लेके गया था लूसी गंटन ब्रिटिश सरकार के पास। तो देखिए, लूसी गंटन की शिकायत के बाद 1848 में तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बनेगा। कुमाऊं, पहले क्वेश्चन क्या बनेगा? तराई जिले का गठन कब हुआ? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 1842 में। तराई जिले को कुमाऊं से कब अलग किया गया? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 1848 में। और देखिए, तराई जिले को, जब तराई जिले को 1842 में बनाया गया तो इसको किस में शामिल किया गया? कुमाऊं कमिश्नरी में। और कुमाऊं कमिश्नरी से कब हटाएंगे इसको? 1848 ईस्वी में। अब देखिए, इसको हटा दिया, तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी तो हटा हटा दिया गया, लेकिन कहाँ रखा गया? इसको क्या किया गया? तराई को एक अलग करके इसे स्वतंत्र जिला बना दिया गया। एक स्वतंत्र जिला इसको बना के छोड़ दिया गया और यहाँ पर एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी, कोई वाल्टन नाम का था, तो उसको यहाँ पर नियुक्त कर दिया और इसको स्वतंत्र बना के छोड़ दिया। फिर देखिए, काशीपुर तराई जिले में कब जुड़ा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काशीपुर तराई जिले में कब जुड़ेगा? ये जुड़ेगा दोस्तों आपका 1870 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। काशीपुर तराई जिले में कब जुड़ा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1870 में। उसके बाद देखिए क्या होता है, तराई जिला पुनः से कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब होगा? 1872 में। 1872 में क्या हुआ? एक फिर से पुनर्गठन किया गया तराई जिले का और तराई जिले को पुनः कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। कब किया गया? 1872 ईस्वी में। हालांकि आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, एक जब प्रशासनिक वीडियो में पूरी बनाऊंगा उसमें इसको आपको डिटेल से बताऊंगा। 1872 में क्या होता है, तराई जिले को पुनः कमिश्नरी में शामिल कर लिया गया। हालांकि बाद में फिर इसको हटा दिया गया। एक बार से फिर से ये एक शिकायत आई कमिश्नर की कि मुझसे नहीं संभाला जा रहा, फिर से इसको एक बार हटा दिया जाएगा। जब वो कमिश्नर आएगा तब मैं आपको ये बात बताऊंगा।
तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए हैं। सबसे पहले 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है। गढ़वाल और कुमाऊं नामक दो जिले बनाए गए। 1842 में तराई जिले का गठन हुआ और 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हो गया है। इसे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर लिया गया है किसी तराई जिले को, और 1848 में तराई जिले से इसको हटा दिया गया है। और काशीपुर तराई में कब जुड़ेगा नोट करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1870 में। और तराई जिला पुनः कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कब हुआ, 1872 में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए लूसी गंटन के समय क्या होता है, 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया। आ भी चुका दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया, तो आपको तो क्या हो जाएगा 1840 ईस्वी में। फिर देखिए लूसी गंटन के समय 1845 ईस्वी में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया गया। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान में बहुत बन रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि किस कमिश्नर के समय खैरना नैनीताल मार्ग का कार्य आरंभ किया गया, तो आपको तो क्या हो जाएगा लूसी गंटन के समय कब किया गया, 1845 ईस्वी में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए लूसी गंटन के समय 1848 ईस्वी में बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल बनाया गया। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल किस कमिश्नर के समय, किस ब्रिटिश कमिश्नर के समय, किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय बनाया गया, तो आपको तो क्या हो जाएगा लूसी गंटन के समय। कब बनाया गया, 1848 ईस्वी में। फिर देखिए लूसी गंटन के समय बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु 1840 ईस्वी में एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी। ये छोटे छोटे दोस्तों क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने की इनकी संभावना रहती है। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक यहाँ से आपको क्वेश्चन नोट करना है, हम बात कर रहे हैं 1844 ईस्वी की। 1844 ईस्वी की नहीं, 1842 ईस्वी की। 1842 में क्या हुआ था, ध्यान कीजिए। 1842 में क्या हुआ था, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण शुरू हुआ था 1842 ईस्वी में, उस समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा लूसी गंटन। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको फंसाया जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 1842 ईस्वी में ऊपरी गंगा नहर का जब निर्माण हुआ था, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा लूसी गंटन। इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा, 1854 में। उस समय कमिश्नर कौन रहेगा, वो रहेगा बैटन, जो कि अगली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए फिर क्या होता है, लूसी गंटन के समय अल्मोड़ा में मार्च 1848 ईस्वी में एक डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया तथा अल्मोड़ा में ही एक औषधालय की स्थापना की गई, यानी कि मेडिकल हम लोग कह सकते हैं, मेडिकल की स्थापना की गई। तो ये भी आपको याद रखना है कि लूसी गंटन के समय में अल्मोड़ा में मार्च 1848 में एक डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तथा अल्मोड़ा में ही एक औषधालय की स्थापना भी उस समय की गई थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए लूसी गंटन के समय एक बात और होती है, बर्ड, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना बर्ड के बारे में, पिछली थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया बर्ड के बारे में। तो देखिए लूसी गंटन के समय ही बर्ड की अनुशंसा पर क्या होता है, तराई भाबर वाले क्षेत्र पर द्वैध शासन लगाया गया था। किसकी अनुशंसा पर, बर्ड की अनुशंसा पर लूसी गंटन के समय तराई भाबर वाले क्षेत्र पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए ठीक है। हालांकि जो व्यवस्थाएं चलती है ना, कुछ समय के लिए चलती हैं, बाद में हट जाती हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए कवि गुमानी पंत ने लूसी गंटन की प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना की है। अब अगर कवि गुमानी पंत किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, वो भी ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर की प्रशंसा कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि लूसी गंटन की प्रशंसा किस कवि ने की है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा गुमानी पंत ने। या क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा गुमानी पंत ने किस कमिश्नर की प्रशंसा की है और उसकी प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना भी की है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा लूसी गंटन की। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं। ये पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं डी तिवारी। अब इस पुस्तक में कुछ उपाधियां दी गई इन्होंने, मतलब जो डी तिवारी हैं इन्होंने इस पुस्तक में जो ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं उनको कुछ उपाधि दी है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इन्होंने गोबान को उपाधि दी है निर्बुद्धि की, और बैटन व बैकेट को उपाधि दी है स्वार्थ परायण की। ये अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैटन बैकेट के बारे में। फिर देखिए ट्रेल को इन्होंने उपाधि दी है जालिम की, और हेनरी रैमजे को इन्होंने उपाधि दी है एकाधिपति शासक की। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या होता है ना, एग्जाम में जब एग्जाम ज़्यादा डीप बन जाता है ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसलिए हर तरीके के जो भी क्वेश्चन जिनकी संभावना एग्जाम में है वो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो गोबान को निर्बुद्धि, बैटन व बैकेट को स्वार्थपरायण, और ट्रेल को जालिम, और हेनरी रैमजे को एकाधिपति शासक की उपाधि किसने दी है, डी तिवारी ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊं में। चलिए ठीक है। फिर देखिए स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर कौन था। देखिए 1839 में क्या होता है, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है।
और इस प्रकार से क्या होता है, जो कुमाऊं कमिश्नर ये एक स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का प्रथम कमिश्नर कौन था, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का गठन जब 1839 में हुआ था, उस समय कमिश्नर कौन था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लूसी गंटन। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए क्या होता है, अक्टूबर 1848 ईस्वी को लूसी गंटन का हो गया है निधन, और लूसी गंटन का चैप्टर हो गया है क्लोज, और हमारा भी चैप्टर आज का हो गया है क्लोज। तो ये थी दोस्तों आज दो कमिश्नर की बातें। हमने पढ़ा गोबान के बारे में और लूसी गंटन के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैकेट के बारे में, और उसके साथ ही पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी रैमजे के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। साथ में एक बात और कहूँगा, फेसबुक पेज से हमारे ऐड हो जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और दूसरी बात ये कहूँगा कि देखिए जिसको देखिए मैंने ये चैनल इसलिए ही खोला है, जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और जो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको मेरे द्वारा कुछ ऐसी सहायता मिल जाए, मेरे चैनल के द्वारा उनको कुछ सहायता मिल जाए, तो आप लोग उन लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन तैयारी करना चाहते हैं, उनको मेरा चैनल शेयर कर दिया कीजिए, ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।